जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे विश्व इतिहास के सीरीज का 28वां लेक्चर है और आज का टॉपिक है सोवियत संघ, सोवियत यूनियन, जिसके अंतर्गत हम लोग रूस की क्रांति तथा इसके साथ साथ लेनिन की नई नीतियाँ, स्टालिन की नीतियाँ तथा रूस की क्रांति का महत्व का अध्ययन करेंगे। इससे पहले यूरोप में एक क्रांति हुई थी जिसे हम लोग फ्रांस की क्रांति कहते हैं, जिसने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जैसे मूल्य प्रदान किए तथा इसके साथ साथ राजतंत्र को समाप्त कर दिया। किंतु राजतंत्र के समाप्त होने के बाद वहां पर कुलीन तंत्र का शासन हुआ। ये अगर हम लोग रूस की क्रांति से फ्रांस की क्रांति की तुलना करें तो रूस की क्रांति एक ऐतिहासिक क्रांति साबित होती है, जिसने दुनिया को एक नई मोड़ प्रदान किया, क्योंकि यहाँ पर राजतंत्र को समाप्त करके सर्वहारा वर्ग यानी जिसके अंतर्गत किसान मजदूर आते हैं उनका शासन स्थापित किया है। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि रूस की क्रांति फ्रांस की क्रांति से कैसे डिफरेंस है, इसमें रूस की क्रांति में के पीछे कारण क्या थे। आइए थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करते हैं। हम लोग सोवियत संघ का आज अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत रूस की क्रांति, लेनिन की नई नीतियाँ, स्टालिन की नीतियाँ, रूस की क्रांति का महत्व का अध्ययन करेंगे। जो हमारी रूस की क्रांति रही है, रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 में हुई है, यह एक महान एवं ऐतिहासिक क्रांति है जो दुनिया को एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान किया, जिसने राजतंत्र को समाप्त करके सत्ता पर सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित किया। सर्वहारा वर्ग का अंतर्गत हम लोग श्रमिक, दलित और शोषित वर्ग को हम लोग पाएंगे, जिसके अंदर किसान वगैरह सब आ जाएंगे। जितने भी समाज में दबे हुए समूह हैं वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। इतिहासकार फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति की तुलना करते हुए कहते हैं कि जो रूस की क्रांति थी फ्रांस की क्रांति के अधूरेपन को पूर्ण कर दिया था, क्योंकि राजतंत्र को हटाकर इसने सर्वहारा वर्ग की शासन की स्थापना की थी। आइए थोड़ा सा हम समझते हैं कि रूस की क्रांति के और कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। हम लोग बात करेंगे कि रसिया जो है, जिसे हम लोग यूएसएसआर पहले जो था, ये रसिया ही इसका पार्ट था। जो यूएसएसआर था 1991 में विघटन हो गया था। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 26 दिसंबर 1991 में इसका विघटन हुआ था और 15 स्वतंत्र गणराज्य इसके अंतर्गत से निकले थे, जिसमें रूस प्लस 14 अन्य थे। अगर हम रूस की या यूएसएसआर या सोवियत संघ की ज्योग्राफी की बात करें तो ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग रहेगा, और वर्तमान में नजर दौड़ाएं और 1991 में नजर दौड़ाएं तथा 1905 के दौरान नजर दौड़ाएं तो इनकी ज्योग्राफी अलग अलग थी। तो थोड़ा सा हम लोग ज्योग्राफी को समझेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड को हम लोग समझेंगे। इससे पहले थोड़ी सी हम लोग क्रांति का एक झलक ले लेते हैं जो 1917 में क्रांति घटित हुई थी। जो 1917 में क्रांति घटित हुई तो 2 बार 1917 में क्रांति घटित हुई थी, जिसमें मार्च 1917 में क्रांति घटित हुई थी जहां पर राजा को अपदस्थ करके कुलीन वर्ग, ओलिगार्की क्लास की शासन की स्थापना हुई थी। वहीं पर असली क्रांति के रूप में अगर रूस की क्रांति की बात करें तो यहाँ पर कुलीन वर्ग को हटाकर सर्वहारा वर्ग की सत्ता की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1917 में। हम लोग डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे। मार्च 1917 एडी की क्रांति, जिसमें जार निकोलस अलेक्जेंडरविच रोमानोव को अपदस्थ करके यहाँ पर सत्ता पर बुर्जुआ वर्ग यानी कुलीन वर्ग का अधिकार हो गया था। कुलीन वर्ग को ही बुर्जुआ वर्ग या बुर्जुआ क्लास कहते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए अक्टूबर 1917 की क्रांति में बुर्जुआ वर्ग को हटाकर सर्वहारा या जिसे इंग्लिश में प्रोलेटेरिएट क्लास कहते हैं उसकी सत्ता अस्तित्व में आई, जिसका नेतृत्व करता थे व्लादिमीर इवानोविच लेनिन थे। ठीक है, तो इस मायने में यहाँ पर ये जो रूस की अक्टूबर की जो क्रांति थी वो ऐतिहासिक क्रांति थी, क्योंकि यहाँ पर सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित हुआ था। लेकिन एक और क्रांति हुई थी 1905 में, जिसका इतिहास में उतना ज़्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग झलक लेंगे। 1905 में पहली बार चुनी हुई प्रतिनिधि सभा का गठन हुआ, जिसे हम लोग संसद कहते हैं, यानी कि रूस की संसद को हम लोग ड्यूमा कहते हैं। एक ड्यूमा की स्थापना की गई थी। राजा को सलाह देने के लिए एक ड्यूमा की स्थापना हुई, जिसको भी थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक थोड़ा सा हम लोगों ने ग्लांस ले लिया था। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि जो यूएसएसआर था उसकी ज्योग्राफी कैसी थी 1905 के समय, और आज के से अगर कंपेयर करेंगे, चाहे 1991 से कंपेयर करेंगे तो कंफ्यूजिंग होगी। इसलिए मैं थोड़ा सा जो उसकी ज्योग्राफी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। रसिया जो है इसकी राजधानी जो मॉस्को है 55 डिग्री नॉर्थ यानी कि 55 डिग्री नॉर्थ में है, यानी कि ये ठंडा क्षेत्र है। यहाँ पर जो भी जिन लोगों को देश निकालने की सजा दी जाती थी वो साइबेरिया में रखा जाता था। ठीक है, तो ये भी एक ठंडा क्षेत्र है। तो देख लीजिए कि मॉस्को जो है एक ठंडा क्षेत्र है। और उसके बाद देखेंगे 1905 एडी के समय रसिया में
रसिया का वेस्ट वाला पार्ट है, यानी कि पश्चिमी पार्ट में बाल्टिक देश आते हैं, जो आज वर्तमान में बाल्टिक देश हैं, लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनिया। वेस्ट में ही एक पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस, ये सारे 1905 के दौरान रसिया के पार्ट थे, यानी यूएसएसआर के पार्ट थे। मध्य में हम लोग देखें तो जॉर्जिया और अर्मेनिया तथा एशिया में जो आज अजरबैजान है, सारे के सारे 1905 के दौरान ये रसिया के हिस्से थे। ठीक है, ये थोड़ी सी ज्योग्राफी रही 1905 के दौरान। रूस की क्रांति के बैकग्राउंड पर नज़र दौड़ाए तो एक थोड़ा सा हम लोग जिम ग्लांस लेते हैं, उसका जो बेस्ट सिनारियो था उसके परिदृश्य को हम लोग देखते हैं एक फैक्ट के रूप में कि रूस की क्रांति के पीछे कारणों को हम लोग तलाशे तो देखेंगे कि जो रूस है उसकी अवस्थिति यूरोप और एशिया दोनों में है, यानी कि इसे हम लोग कंबाइंड रूप से यूरेशिया कहते हैं। जो रूस था उसका क्षेत्रफल बहुत बड़े भाग में फैला हुआ है, जिसमें के अंतर्गत एशिया महादेश और यूरोप महादेश दोनों में इसका क्षेत्रफल आता है। उसके बाद देखेंगे कि जो वेस्ट यूरोप था, पश्चिम यूरोप, जिसमें हम लोग इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब चीज़ों को देखते हैं, वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। रूस पश्चिमी यूरोप से काफ़ी दूर था। जो रूस है यूरोप के वे ईस्ट भाग में है, यानी कि पूर्वी भाग में है। रूस पश्चिमी यूरोप से काफ़ी दूर था, इस कारण ये बहुत पिछड़ गया। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति उतनी मात्रा में नहीं हुई, औद्योगिक विकास उतना नहीं हुआ था। यह एक मूलतः कृषि प्रधान देश था तथा रसिया की 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। अगर उस समय से तुलना करें तो यूरोप के अन्य भागों में जो कृषि पर आधारित जनसंख्या थी, कृषि पर निर्भर जनसंख्या थी, 40 से 50% की थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कार्ल मार्क्स विद्वान आते हैं, इनका मानना था कि जो क्रांति जो है श्रमिक मजदूरों के जरिए हो सकती है, यानी कि जो भी औद्योगिक देश हैं वहाँ पर साम्यवादी क्रांति हो सकती है, इनका कहना था। क्योंकि जो श्रमिक होते हैं घर छोड़ के आते हैं, ये गतिशील होते हैं, मूविंग होते हैं, इनके अंदर चेतना पैदा होती रहती है। ये एक साथ रहते हैं तो संघ बना लेते हैं, और संघ बनाने के साथ साथ अगर इन पर शोषण होता है तो ये शोषण का सामना भी करते हैं, शोषण का विरोध भी करते हैं। शोषण से अक्सर हम लोग देखते हैं कि आक्रोश पैदा होता है, और इसी आक्रोश के माध्यम से क्रांति की जा सकती है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। अगर रसिया की स्थिति की बात करते हैं, दुनिया में पहली साम्यवादी क्रांति यहाँ होती है। कृषि प्रधान देश होता है, लेकिन जो यहाँ पे जो साम्यवादी क्रांति के नेतृत्वकर्ता होते हैं वो लेनिन होते हैं। लेनिन किसानों का सहारा लेते हैं। ये कहते हैं, जो लेनिन कहते हैं कि जो भूमि होगा, भूमि का वितरण समान रूप से होगा, हम सामंतों से जमीन छीनकर किसानों को मुफ्त में जमीन बांटेंगे। इससे किसान आकर्षित हुए। यहाँ पे एक सहकारी कृषि व्यवस्था थी, यानी कि मिलजुल कर कृषि करने की व्यवस्था थी। साम्यवादी जो व्यवस्था थी स्थापित हुई थी, उससे पहले ही ये सहकारी कृषि व्यवस्था का स्थापना हो चुका था। यानी कि ये जो लेनिन था आराम से ये इस चीज़ को वॉच कर रहा था कि रसिया में सहकारी कृषि व्यवस्था थी, यानी कि लोगों को संघ बनाया जा सकता है, लोगों को एकत्रित किया जा सकता है। 1870 से लेकर 80 एडी के दौरान उद्योग कारखाने बनने लगे थे रसिया में। इन उद्योगों पर अधिकार निजी उद्योगपति प्राइवेट इंडस्ट्रीज को था। 1910 एडी के आसपास रूस में मजदूरों की संख्या लगभग 32 लाख तक पहुंच गई थी। वहीं पर अगर हम लोग बात करें 1917 में जब क्रांति का वर्ष होता है, उस समय मजदूरों की संख्या 45 से 50 लाख होती है। आइए थोड़ा सा रसिया के सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। वहाँ सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। रूस की क्रांति के कड़ी में अगली हमारी जो संस्था थी वो सामाजिक संरचना थी। हम लोग देखेंगे कि सामाजिक संरचना रूस की क्रांति में क्या योगदान करती है। रूस के राजा को हम लोग जार कहते हैं। इस समय जार था, जार निकोलस एलेक्जेंडर रोमानोव था। उसके बाद ये एक निरंकुश शासक था, एकदम बहुत ही ज़्यादा निरंकुश शासक था। और इसकी रानी जो थी जारीना एलेक्जेंड्रिया फेडरोवाना, ये जर्मनी की थी, ठीक है ना, इसकी रानी थी। रशियन जो थे जर्मनी के लोगों से चिढ़ते थे, इसकी रानी जर्मनी की थी। रसिया की राजधानी पीटर्सबर्ग, जब रसिया में आंदोलन हुआ तो रसिया की राजधानी पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पीटर्सबर्ग कर दिया गया था, क्योंकि पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। इसलिए देखिए कि रशियन कितना जर्मनी के लोगों से चिढ़ते थे, और इसकी रानी ही जर्मनी की थी। इसके बाद देखेंगे कि
सॉरी गॉर्गियन रास्पुटिन एक बाबा थे, मैंने जादू टोना करते थे, राजकीय मामलों में ये हस्तक्षेप करने लगे थे। रानी इनसे रास्पुटिन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। जनता इनके प्रति इस कारण से और भी आक्रोशित होती चली गई। इसके बाद देखेंगे कि एक और वर्ग सामने आता है हमारे सामने, कुलीन समूह। सामाजिक संरचना के अंतर्गत ये हम देखेंगे एक कुलीन समूह आता है जिसे एलीट ग्रुप कहते हैं, जिसके अंदर सामान्य धार्मिक वर्ग के अंदर चर्चा आता है, आधिकारिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग, ये भी जात से नाखुश थे। इसके बाद देखेंगे मध्यम वर्ग, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र आते हैं, जिनकी दृष्टि उदार थी। इस कारण से क्या हुआ कि ये राजतंत्र के विरोध में स्वतः ही खड़े हो जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी बहुत सारे वकील नेता, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के वकील नेता आंदोलन में खड़े हो जाते हैं, आंदोलन में कूद पड़ते हैं। उसी प्रकार इस यहाँ कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र भी यहाँ पर इस आंदोलन के पीछे जिम्मेवार होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आंदोलन में कूद जाते हैं, इनकी दृष्टि उदार थे, इस कारण से ये राजतंत्र के विरोध में खड़े हो जाते हैं। इसके बाद इन्होंने लिबरल को स्वीकार किया, यानी उदार दृष्टि को स्वीकार किया, मार्क्सवाद के विचारों को इसने स्वीकार किया, जैसे हमारे भगत सिंह थे। उसके बाद देखेंगे कि बुद्धिजीवी वर्ग, इंटेलेक्चुअल क्लास, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को स्वीकार करता है। ये समाजवादी विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इस कारण से क्या होता है कि राजनीतिक दलों का गठन होने की शुरुआत हो जाती है और 1898 में दो राजनीतिक दलों के रूप में दो राजनीतिक दल हमें दिखाई देते हैं, जिसमें रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी आता है, जिसे हिंदी में रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक मजदूर दल कहते हैं, और दूसरी पार्टी 1900 AD में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी दल हमारे सामने आता है। इसी प्रकार भारत में भी देखेंगे 1925 के दौरान साम्यवादी दलों की स्थापना की शुरुआत हो जाती है। हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए रूस की क्रांति को मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आधुनिक इतिहास की बैकग्राउंड तैयार होता चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्रांति के पीछे वैचारिक पृष्ठभूमि का योगदान रहा है, जैसे कि फ्रांस की क्रांति के में वैचारिक पृष्ठभूमि के रूप में रूसों ने अपना बड़ा योगदान दिया था। उसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे साहित्यकार उत्पन्न हुए, जिनके कारण इन्होंने साहित्य लिखा और समाज की स्थिति, भ्रष्टाचार के बारे में ये लिख रहे थे और लोग पढ़ रहे थे और लोग पढ़कर प्रभावित हो रहे थे। उन साहित्यकारों में पहले थे मैक्सिम गोर्की का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये माँ के संबंध में बहुत सारी कहानियाँ लिखे थे, इसलिए ये माँ शब्द की उत्पत्ति यहीं से होता है, मैक्सिम से ही। इवान तुर्गनेव और लियो टॉल्स्टॉय, ये सारे साहित्यकार बहुत सारे साहित्य लिखे और लोगों को प्रभावित किया अपने साहित्य से, और क्रांति के लिए अंदर ही अंदर ज्वाला भड़काते रहे। और समय 1917 आता है और क्रांति के विस्फोट हमें दिखाई देने लगता है। रूस की क्रांति के पीछे सामाजिक असंतोष भी बहुत ज़्यादा मौजूद था। सामाजिक असंतोष बहुत ज़्यादा जिम्मेवार कारकों में से एक था। आइए देखते हैं कि सामाजिक असंतोष क्या क्या था। सबसे पहले दो वर्ग पर नजर दौड़ान, जिसमें पहला वर्ग है किसान। ये टैक्स के माध्यम से शोषण किया जा रहा था, ये अंदर ही अंदर उबल रहा था। तथा दूसरा वर्ग था मजदूर वर्ग, जो कि बहुत ही कम मजदूरी के जरिए अपना जीवन का निर्वाह कर रहा था। यहाँ पर इनको मजदूरों को बहुत ही काम के घंटे बहुत ज़्यादा होते थे, वेतन बहुत कम मिलता था, तथा यहाँ पर काम करने की जो परिस्थितियाँ थी तथा रहने की परिस्थितियाँ बहुत ही घटिया थी। इस वजह से किसान और मजदूर वर्ग के लोग अंदर ही आंदोलित हो रहे थे। इसके बाद देखेंगे जो अपर क्लास से जो भी था, निम्न वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा नाराज थे और आक्रोशित थे। 1900 AD तक देखेंगे कि अकाल पड़ गया था, अनाज की कमी पड़ गई थी रसिया में। इसके बाद यहाँ पर चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, उद्योग धंधे बंद होने लगे थे। तो इस कारण से क्या हुआ कि श्रमिक बेकार हो गई और बेरोजगारी बढ़ गई। इस कारण से भी बहुत ज़्यादा लोग अंदर ही अंदर आंदोलित हो रहे थे, आक्रोशित हो रहे थे, नाराज हो रहे थे राजा के प्रति। 1905 AD के दौरान देखेंगे जापान ने रूस को पराजित कर दिया। जापान एक छोटा सा देश जो है रूस को पराजित कर दिया। इससे जार की प्रतिष्ठा धूमिल होगी। इससे पूरे देश में आंदोलन छिड़ गया। अनेक तरह के सुधारों की मांग की गई कि इस दौरान क्या हो गया, किसान जमींदारों को लूटने लगे थे और मजदूर काम करने बंद कर दिए थे। इस स्थिति को देखते हुए जार सुधारों की घोषणा की और उस सुधारों के अंतर्गत वो एक राष्ट्रीय सभा स्थापित करता है, जिसे ड्यूमा कहते हैं, जो संसद के प्रतिनिधि वहां पर रहेंगे। और दूसरा कि जार निकोलस, लेकिन ड्यूमा को महत्व नहीं दिया, एक एडवाइजरी परामर्शदात्री समिति बनकर रह गई थी।
रूस में 1905 के आखिरी क्षणों की बात करें तो श्रमिकों में जबरदस्त असंतोष था। एक खूनी रविवार ब्लडी संडे की घटना होती है। जार के महल को विंटर प्लेस कहते हैं। वहाँ पर ये जो मजदूर होते हैं ग्रुप बनाकर जाते हैं। वहाँ श्रमिक पहुँचे जहाँ पर श्रमिक और सैनिकों में टकराव उत्पन्न हुआ, जिससे 100 मजदूर मारे गए और 300 मजदूर घायल हुए। ये भी घटना मजदूरों को अंदर ही अंदर आंदोलित करती रही। इस कारण पूरे देश में आक्रोश फैल गया। छात्र एवं बुद्धिजीवी वर्ग इसमें शामिल हुए और एक संविधान सभा बनाया जाना चाहिए ऐसा मांग किया और नई संविधान बनाई जानी चाहिए, यूनियंस की स्थापना हो। इसी क्रम में ड्यूमा का गठन हुआ था, जिसे पिछले जिनने देखा था कि जो जार थे उसको एक एडवाइजरी कमेटी तक ही सीमित रखा, यानी परामर्शदात्री समिति तक ही सीमित रखा था, उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। ड्यूमा के आने से स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ क्योंकि सारे अधिकार जार के पास थे। लेकिन जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जार के लिए प्रथम विश्व युद्ध श्राप हुआ और जनता के लिए वरदान साबित हुआ। रूस इस युद्ध में शामिल होता है, किंतु इसकी स्थिति बहुत ही दुर्गति होती है। रूस की इसकी स्थिति बहुत ही बुरी अवस्था में पहुंच जाती है क्योंकि जो युद्ध होता है 1914 से 1916 3 सालों में, और जो क्रांति होती है 1917 में, इन 3 सालों में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से रूस का एक शर्मनाक हार मिलता है। 1917 तक आते थे 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। रूसी सेना जब पीछे हटती जाती, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूसी सेना पीछे हटती जाती और इन्होंने एक सिद्धांत अपनाया था रूसी सेना ने, जो इमारत और फसल है इसको नष्ट करते चले कि ताकि दुश्मन सेना को मदद न मिल सके। किंतु जनता इससे त्रस्त हो रही थी क्योंकि फसल नष्ट हो रहे थे, इमारत नष्ट हो रही थी। हालात ये हुई कि लाखों लोग शरणार्थी रिफ्यूजी हो गए। लगभग 30 लाख लोग शरणार्थी उस समय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हो चुके थे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण उद्योग धंधे नष्ट होने लगे। उद्योगों पर युद्ध का बहुत बुरा असर होने लगा था। लोगों की क्रय शक्ति कम होने लगी थी, गरीबी आ रही है, भूखमरी फैल रहा है, इससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। लोगों के अंदर आंदोलन बढ़ रहा है। सैनिक मारे जा रहे हैं तो लोगों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो नौजवान हैं फिर से सैनिक मारे जा रहे हैं तो उनको सैनिक बनाने की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से क्या हो गया कि उद्योगों में श्रमिकों की कमी पड़ने लगी क्योंकि लोग जो युवा थे वो श्रमिक होने लगे थे। खाद्यान्नों को मोर्चों पर भेजा जाने लगा। जहां प्रथम विश्व युद्ध में जहां मोर्चे लगे हुए थे, मोर्चे हो रहे थे, वहां पर खाद्यान्नों को भेजे जा रहे थे। इससे देश के अंदर अनाज की कमी हो रही थी। 1916 AD में रोटी के लिए आंदोलन और दंगे होने लगे, जैसे कि फ्रांस की क्रांति के दौरान भी रोटी के लिए दंगे होने लगे थे। 1917 AD में जार स्वयं सेना में लड़ने चला गया। इससे आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ गया। पीटर्सबर्ग या पित्रोग्राद में 4 लाख श्रमिक जमा हो गए। इससे दंगे भड़केंगे। इसे नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। इसको देखते हुए ड्यूमा को भंग कर दिया गया और एकत्रित मौजूद सोवियत की स्थापना की। मैंने सोवियत का मतलब पंचायत समूह संगठन की स्थापना की। इन्होंने मिलकर जार को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये जो सोवियत बना वो जार को गद्दी छोड़ने को मजबूर कर दिया। इस वजह से 12 मार्च 1917 AD को जार ने गद्दी छोड़ दिया और अंतरिम सरकार का गठन हुआ। किंतु जो सत्ता था राजा से हटकर, राजा के हाथों से फिसलकर बुर्जुआ वर्ग, एलिट क्लास के हाथ में ही रहा और सत्ता के हेड के रूप में अलेक्जेंडर केरेंस्की को बनाया गया था। तो ये मार्च की रूस की क्रांति रही है। अब देखते हैं कि अक्टूबर की जो रूस की क्रांति रहती है, जहाँ पर सर्वहारा वर्ग की स्थापना होती है, सर्वहारा वर्ग के राज्य की स्थापना होती है, उसकी बैकग्राउंड को हम लोग थोड़ा सा नजर दौड़ाते हैं। मार्च 1917 की रूस की क्रांति के बाद श्रमिक संगठनों में विवाद पैदा हुआ और विवाद के कारण ये 2 पार्टों में बट गया, जिसमें पहला पार्ट था मेंशेविक, दूसरा था बोल्शेविक। मेंशेविक अल्पमत को कहते हैं। इसमें कहा गया है कि बुर्जुआ वर्ग के सहारे जो आंदोलन संपन्न हुआ है वही आंदोलन अंतिम आंदोलन है, यानी कि रूस की क्रांति हो चुकी है। किंतु बोल्शेविक का मतलब होता है बहुमत, यानी कि सही क्रांति किसानों के सहारे संगठित करके किया जा सकता है और इसके नेतृत्वकर्ता में लेनिन आते हैं। लेनिन के जो बड़े भाई होते हैं ये जार पर बम फेंक देते हैं और जार बम फेंकने के कारण हालांकि जार बच जाता है, किंतु उनके बड़े भाई को पकड़कर
फांसी की सजा दे दी जाती है। इस वजह से लेनिन आक्रोशित रहते हैं और सत्ता परिवर्तन करने के लिए आतुर रहते हैं। तो देखिए कैसे अब लेनिन के समय में हम लोग लेनिन को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जो लेनिन थे बौद्धिक प्रखरता से धनी थे, बहुत ही प्रखर व्यक्ति थे, ये लॉयर भी थे। ज़्यादा समय इन्होंने पेरिस और जूरिक में बिताया था, रसिया में नहीं। मार्क्सवादी एवं क्रांतिकारी विचारधाराओं से इन्होंने मुलाकात किया। ये अपनी विचारधारा के माध्यम से जो समाजवादी आंदोलन थे उसको भटकने से इन्होंने रोका था। इसके बाद देखेंगे इन्होंने मार्क्सवाद की व्याख्या करके इसको और अधिक व्यवहारिक बना दिया। इन्होंने मार्क्सवाद को ग्राउंड लेवल पर उतारा। ग्राउंड लेवल पर मार्क्सवाद को उतारने का श्रेय लेनिन को जाता है, इसलिए हम लोग देखेंगे मार्क्सवादी लेनिनवादी कहा जाता है। इन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांत को कार्य के रूप में परिणित किया। इसके बाद ये विद्वान विचारक थे, किंतु ये निर्वासित थे, रसिया से निर्वासित थे। किस कारण से थे कोई मालूम नहीं। ये जर्मनी की सहायता से फिर से रसिया पहुंचे थे। ये प्रथम विश्व युद्ध के पक्ष में नहीं थे, ये नहीं चाहते थे कि रसिया प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले। इनका सिद्धांत था कि युद्ध को समाप्त किया जाए, देश की जितनी भी जमीन है किसानों में वितरित किया जाए, तथा तीसरे सिद्धांत के रूप में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, जो उद्योगों से जुड़ा हुआ मामला था। यानी कि अप्रैल 1917 की थीसिस के अनुसार ये 3 बातें निकल कर आई थी। इन्होंने ये जो नारा दिया था, इसके माध्यम से इन्होंने मजदूरों का सहारा लिया और उनको संगठित करने की शुरुआत की। जगह जगह सोवियत या समिति बनाने की शुरुआत की, जिसके अंदर छात्र समिति, छात्र सोवियत, किसान सोवियत, मजदूर सोवियत का निर्माण किया गया। जुलाई सितंबर में बहुत सारे जमीनों पर, रसिया के बहुत सारे जमीनों पर किसानों का अधिकार कर लिया। स्थापित जो सरकार किया था, जो मार्च में जो क्रांति थी, उसमें स्थापित सरकार केरेंस्की की थी और केरेंस्की के प्रति जबरदस्त विरोध होने लगा। लियो टार्टस्की, एक नाम याद रखिए, लियो टार्टस्की, लेनिन के विचार इनसे मिलते रहते थे। लेनिन इनको सेना को संगठित करने को कहा। अक्टूबर से ये विद्रोह फिर से शुरू हो गया। रसिया में अक्टूबर में फिर से विद्रोह शुरू हो गया और लेनिन सरकारी संस्थानों पर कब्जा करने का आदेश दे दिया गया था। और 25 से 26 अक्टूबर 1917 को पेट्रोग्राद समिति के द्वारा बहुत सारे सरकारी संस्थानों पर अधिकार कर लिया गया। और सरकारी संस्थानों पर अधिकार करने के साथ साथ अक्टूबर की रूस की क्रांति समाप्त हो जाती है और अब रूस में सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित हो जाता है। और इसके नेतृत्वकर्ता और इसके नेता के रूप में, प्रमुख के रूप में लेनिन को स्थापित किया जाता है, लेनिन को प्रमुख बनाया जाता है। तो ये रही अपनी रूस की क्रांति। कल हम लोग स्टालिन की नई नीतियाँ, लेनिन की नई नीतियाँ तथा रूस की क्रांति का महत्व का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।